हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कक्षा 11वीं के चैप्टर नंबर 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य के कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू कर चुके हैं, लगभग 40 एमसीक्यू हम कर चुके हैं और आज हम बाकी के एमसीक्यू करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले वाली वीडियो का लिंक डाल दूँगी जिससे आपको आसानी होगी पहले के क्वेश्चंस ढूंढने में। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। इसमें पूछा गया है स्पेन के किस हिस्से में नए सम्राट वर्गों का उदय हो रहा था। तो हमें बताना है कि स्पेन का वो कौन सा हिस्सा था जिसमें नए सम्राटों का उदय हो रहा था। और हमारे पास ऑप्शन है पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या फिर उत्तरी भाग। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग के अंदर स्पेन में नए सम्राट वर्गों का उदय हो रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रोम में उस समय पुरुष की विवाह की आयु कितनी थी। और हमारे सामने ऑप्शन है 28 से 29, 30 से 32, नेक्स्ट ऑप्शन में है 16 से 18 या फिर 20 से 23 या फिर 21 से 27। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 28 से 29 और 30 से 32 जो थी वो पुरुषों की विवाह की एज या उम्र थी उस समय में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है रोम में महिलाओं की विवाह की आयु क्या थी। और ऑप्शन है हमारे सामने 16 से 18, 22 से 23, 18 से 19, 19 से 21 या फिर 14 से 16। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहले 16 से 18 थी महिलाओं की उम्र, फिर आगे चलकर 22 से 23 हो गई। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पे सही। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है विवाह किसके द्वारा नियोजित होते थे, यानी किसके द्वारा विवाह जो थे वो कराए जाते थे। पहला ऑप्शन है परिवार द्वारा, दूसरा लड़के के द्वारा, तीसरा लड़की के द्वारा, चौथा पादरी के द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, परिवार के द्वारा नियोजित किए जाते थे विवाह। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिस्र में पेपायरस पर अत्यधिक मात्रा में क्या लिखे हुए प्राप्त होते हैं। हम पेपायरस के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पेपायरस एक प्रकार का पेड़ होता था जो नील नदी के किनारे मिलता था मिस्र के अंदर, और इस पेड़ का इस्तेमाल लेखन कला के लिए होता था। तो वही इसमें पूछा गया कि किस तरह की चीज़ों को इस पर लिखा जाता था वो हमें बताना है। और ऑप्शन है हमारे सामने औपचारिक दस्तावेज या संविदा पत्र, हिसाब किताब पत्र, धार्मिक पत्र या फिर व्यापारिक पत्र। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक दस्तावेज और संविदा पत्र जो होते थे वो हमें पेपायरस के पत्तों पर या पत्र पर लिखे हुए मिलते हैं, और इसके लिए ही सबसे अधिक पेपायरस का इस्तेमाल किया जाता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है रोम में साक्षरता निश्चित रूप से किन लोगों में अपेक्षाकृत अधिक और व्यापक थी। तो यहाँ हमें ये बताना है कि साक्षरता जो थी वो किन लोगों के बीच ज़्यादा थी। ऑप्शन है हमारे सामने सैनिकों, फौजियों, अफसरों, महिलाओं में, बच्चों में या दासों में। तो इसका भी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सैनिकों और फौजी अफसरों में जो थी वो साक्षरता हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि महिलाओं, बच्चों और दासों में इस तरह की साक्षरता हमें देखने को नहीं मिलती। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर सही। अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। तीसरी शताब्दी के मध्य में बाइबल का कौन सी भाषा में अनुवाद हुआ। तो हमें बताना है कि तीसरी शताब्दी में बाइबल को किस भाषा में अनुवादित किया गया था। तो हमारे सामने ऑप्शन है कॉप्टिक, यूनानी, अंग्रेज़ी या फिर लैटिन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है कॉप्टिक, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा होगा सही कि तीसरी शताब्दी में कॉप्टिक भाषा के अंदर जो था बाइबल उसका अनुवाद किया गया था। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा गया है शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई
जिन कंटेनरों में होती थी उन्हें क्या कहते थे। तो हमें इसमें ये बताना है वो कंटेनर या वो बड़े बड़े डब्बे जिसके अंदर जो तरल पदार्थ था उसको लाया और ले जाया जाता था, ढुलाई यानी कि उसके अंदर डाल के लेकर जाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, उन कंटेनरों को क्या कहते थे। तो हमारे सामने ऑप्शन है बोतल, कंटेनर, मर्तबान या फिर एम्फोरा। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, एम्फोरा। एम्फोरा नाम के जो कंटेनर होते थे उनके अंदर तरल पदार्थों जैसे शराब और जैतून का तेल, इस तरह की जो गीली या तरल चीज़ें होती थी उनकी ढुलाई इन एम्फोरा नाम के कंटेनरों में की जाती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है रोम में कौन सा स्थल है जहां पर 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए हैं। यानी रोम के अंदर एक जगह है जहां पे 5 करोड़ से भी ज़्यादा मटके या उनके अवशेष मिले हैं। तो हमें वो जगह बतानी है कौन सी है। और हमारे सामने ऑप्शन है प्यूनिक, मॉन्टी टेस्टिकियो, कैस्टेला या फिर कॉप्टिक। और जो इसका सही ऑप्शन है वो है मॉन्टे टेस्टिकियो। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा सही। अब है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें पूछा गया है स्पेन में उत्पादित जैतून के तेल मुख्य रूप से किस प्रकार के कंटेनरों में ले जाया जाता था। यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे स्पेन में पूछा है कि स्पेन के अंदर जो जैतून का तेल उत्पादित किया जाता था उसे कौन से कंटेनरों में ले जाया जाता था। यहाँ पे स्पेन का पूछा गया है और हमारे सामने ऑप्शन है बोतलों, एम्फोरा, ड्रेसल 20 या फिर मर्तबान। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, ड्रेसल 20। यानी स्पेन से जिन कंटेनरों में जैतून के तेल को ले जाया जाता था उस कंटेनर का नाम ड्रेसल 20 था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 51। इसमें पूछा गया है ड्रेसल 20 किस पुरातत्वविद के नाम पर आधारित है। तो हमें ये बताना है ड्रेसल 20 जो कंटेनर का नाम है वो किसके आधार पर या किस पुरातत्वविद के नाम के आधार पर रखा गया है इसका नाम। तो हमारे सामने ऑप्शन है ड्रेसल, हेनरिक ड्रेसल, कॉन्स्टेंटाइन या कोलुमेला। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेनरिक ड्रेसल। हेनरिक ड्रेसल के नाम पर ही इस कंटेनर का नाम ड्रेसल 20 रखा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें पूछा गया है रोम की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रम किसके द्वारा किया जाता था। यानी ज़्यादातर श्रम या मजदूरी जो थी वो किसके द्वारा की जाती थी वो हमें यहाँ बताना है। तो हमारे सामने ऑप्शन है दासों द्वारा, युद्धबंदियों द्वारा, किसानों द्वारा या फिर श्रमिकों द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है दासों के द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ सही कि रोम के अंदर ज़्यादातर जो श्रम था वो दासों के द्वारा ही करवाया जाता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कोलुमेला ने क्या बनाने की सिफारिश की थी। हमारे सामने ऑप्शन है 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की, व्यापारियों के समूह बनाने की, किसानों के समूह बनाने की या फिर दासों के समूह बनाने की। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 10-10 श्रमिकों के समूह बनाने की। क्योंकि कोलुमेला जो थे उनका ये कहना था कि अगर 10-10 श्रमिकों का समूह बनाकर उन्हें जंजीर में बांध दिया जाएगा उनके पैरों को तो वो लगातार काम करते रहेंगे और अगर एक दास थक कर बैठ भी जाएगा तो दूसरा दास उसे काम करने के लिए खड़ा कर देगा। तो इस तरह से 10-10 दासों के जो श्रमिक थे उनका समूह बनाने की बात कोलुमेला ने की थी। अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 54। इसमें पूछा गया है ऑगस्टस के शासनकाल में दासों की आबादी कितनी थी। तो हमें ये बताना है जो यहाँ का पहला सम्राट था ऑगस्टस, उसके शासनकाल में दासों की संख्या या आबादी कितनी थी। और हमारे सामने ऑप्शन है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख या फिर 55 लाख। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, 30 लाख। ऑगस्टस के शासनकाल में यहाँ के दासों की जो संख्या या आबादी थी वो 30 लाख थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा गया है निम्नतर वर्गों में विशाल समूह को क्या कहते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन है
ह्यूमिलियोरियस, सर्फ, दास या अस्पर्शीय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमिलियोरियस कहा जाता था जो निम्नतर वर्ग के समूह होते थे उनको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है ह्यूमिलियोरियस वर्ग में कैसे लोग थे। तो ऑप्शन है हमारे सामने शहरी लोग, ग्रामीण लोग, व्यापारी या फिर दास। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण श्रमिक जो होते थे वो इस वर्ग के अंदर शामिल हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है कॉन्स्टेंटाइन ने किस पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। और ऑप्शन है हमारे सामने सोने पर, हीरे पर, चांदी पर या फिर तांबे पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सोने पर। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 58, इसमें पूछा गया है कॉन्स्टेंटाइन ने किस राजधानी का निर्माण किया। और ऑप्शन है हमारे सामने कुस्तुनतुनिया, बाइजेंटाइन, इटली या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो कॉन्स्टेंटाइन थे उन्होंने कुस्तुनतुनिया नामक राजधानी का निर्माण किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा सही, क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन ने कुस्तुनतुनिया का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है इस्तांबुल को पहले क्या कहते थे। जो आज हम इस्तांबुल के नाम से जिसे जानते हैं उसको क्या कहा जाता था, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन है हमारे सामने बाइजेंटाइन, कुस्तुनतुनिया, ईरान या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाइजेंटाइन को ही आज इस्तांबुल कहा जाता है या इस्तांबुल के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें पूछा गया है यूनान और रोम वासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति कैसी थी। तो हमें ये बताना है कि यूनान और रोम के जो लोग थे उनकी धार्मिक संस्कृति किस प्रकार की थी। और ऑप्शन है एकेश्वरवादी, बहुदेववादी, सगुण या फिर निर्गुण। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बहुदेववादी, क्योंकि यूनान और रोम के जो वासी थे वो बहुदेववादी थे, यानी कि वो ईश्वर की देवता के रूप में और एक नहीं अनेक देवता के रूप में इनकी पूजा करते थे। तो इनकी जो संस्कृति थी वो बहुदेववादी थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ होगा हमारा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रोम में ईसाईकरण कौन सी शताब्दी में हुआ। और ऑप्शन है हमारे सामने चौथी या पाँचवीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी या फिर छठवीं शताब्दी। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि चौथी शताब्दी के बाद से ही जो ईसाई धर्म था उसे राजकीय धर्म की संज्ञा मिल गई थी। तो उसी के बाद से यहाँ पे ईसाईकरण शुरू हो गया था। लगभग चौथी और पाँचवीं शताब्दी के अंदर यहाँ पे रोम के अंदर ईसाईकरण शुरू हो चुका था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्पेन की सोने और चांदी की खानों में किससे खुदाई की जाती थी। तो हमारे सामने ऑप्शन है भाप शक्ति के द्वारा, जल शक्ति द्वारा, दासों द्वारा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति के द्वारा इन खानों में जो सोने और चांदी की खानें थी उनके अंदर खुदाई की जाती थी स्पेन के अंदर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है रोमन समाज में फसलों की रक्षा करने वाले देवता कौन थे। तो ऑप्शन है हमारे सामने मार्स, जूनो, जुपिटर या फिर वेस्टा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर जो थे उन्हें फसलों की रक्षा करने वाले देवता के रूप में माना जाता था रोम साम्राज्य के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जूलियस सीजर किस देश का शासक था। और ऑप्शन है हमारे सामने यूनान, मिस्र, रोम या फिर चीन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, रोम। जूलियस सीजर जो था वो रोम का शासक था। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन रोमन वासियों का देवी अथवा देवता नहीं था। यहाँ पे ध्यान से सुनना है क्वेश्चन को। इसमें पूछा कौन नहीं था, देवी देवता नहीं था। तो मार्स, जूनो, जुपिटर,
ये तीनों जो थे वो रोम वासियों के देवी देवता थे, जबकि ड्रैगन जो था वो इनका देवता नहीं था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तीसरी शताब्दी के मध्य में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था? और ऑप्शन है हमारे सामने इतालवी, यूनानी, अफ्रीकी या फिर विदेशी बर्बर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो विदेशी बर्बर हुआ करते थे उनसे इन्हें निरंतर युद्ध करना पड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है, रोमन साम्राज्य को पूर्ववर्ती तथा परवर्ती भागों में किस शताब्दी में बांटा गया? तो ऑप्शन है हमारे सामने दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर पांचवी। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। तीसरी शताब्दी के अंदर रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया है, पूर्वी और परवर्ती। तीसरी शताब्दी से पहले का जो काल है वो पूर्ववर्ती काल कहलाता है, और तीसरी शताब्दी के बाद का जो काल है उसे परवर्ती काल कहा जाता है। तो तीसरी शताब्दी में जो था तीसरी शताब्दी ने रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांटा था, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो इसका मध्य भाग जो है वो तीसरी शताब्दी है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, रोमन सेना में एक सैनिक को कितने वर्ष सेवा करनी पड़ती थी? तो हमें ये बताना है कि कितने वर्ष तक सैनिक को सेवा करनी ही पड़ती थी। और ऑप्शन है हमारे सामने 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 25 वर्ष तक इन सैनिकों को सेवा करनी पड़ती थी। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 69, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत था? तो ऑप्शन है हमारे सामने सेना, सम्राट, सीनेट या फिर युद्धबंदी। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, सेना जो थी वो अप्रत्याशित हिंसा का स्रोत थी इस समय में। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन रोमन शहरी जीवन की विशिष्ट विशेषताएं थी? यानी विशेष प्रकार की विशेषता बतानी है इसकी हमें, रोमन शहर जो था उसकी। तो ऑप्शन है हमारे सामने सार्वजनिक स्नानागार, सेनेट, बाग बगीचे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो शहरी जीवन था उसकी विशेषता जो थी वो सार्वजनिक स्नानागार थी। यानी रोम साम्राज्य में भी हमें सार्वजनिक स्नानागार मिले हैं जो यहाँ की एक शहरी विशेषता थी। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 71, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने राजदूत के रूप में कार्य किया? और ऑप्शन है हमारे सामने ओलंपियोडोरस, तिबेरियस, ऑगस्टीन या उपरोक्त सभी। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, ओलंपियोडोरस जो थे उन्होंने एक राजदूत के रूप में भी काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में रोमन साम्राज्य में चांदी का प्रमुख आपूर्तिकर्ता था? और ऑप्शन है हमारे सामने गोल, स्पेन, अलेक्जेंड्रिया या दमिश्क। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है स्पेन। स्पेन जो था वो चांदी की आपूर्ति करता था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर हमारा सही। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें पूछा गया है, रोम को कहाँ से गेहूं निर्यात किया जाता था? और ऑप्शन है हमारे सामने सीरिया, स्पेन, फ्रांस, सिसिली और बाइजेकियम। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिसिली और बाइजेकियम से रोम को क्या किया जाता था, जो गेहूं था वो निर्यात किया जाता था। यहाँ ध्यान देना है, निर्यात किया जा रहा है, आयात नहीं किया जा रहा। तो निर्यात जो था वो सिसिली और बाइजेकियम में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें पूछा गया है, प्राकृतिक इतिहास के लेखक कौन थे? और ऑप्शन है प्लिनी, टैसिटस, दांते या फिर ओलंपियोडोरस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्लिनी। प्लिनी ने ही प्राकृतिक जो इतिहास है उसके बारे में पुस्तक भी लिखी थी। तो प्राकृतिक इतिहास के जो लेखक हैं वो प्लिनी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें पूछा गया है, पेपायरस क्या था? पेपायरस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पेपायरस जो था वो एक
पेड़ या पौधा होता था जिसका इस्तेमाल हम लिखने के लिए करते थे, यानी कि इसकी जो सामग्री थी उसका उपयोग लेखन कला के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो हमारा सही हो जाएगा कि ये क्या था, सरकंडे जैसा एक पौधा था जिसका इस्तेमाल लिखने के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन एक जर्मनी मूल जनजाति नहीं थी। यहाँ क्वेश्चन में ध्यान देना है, यहाँ पूछा गया कौन जनजाति नहीं थी। तो हमारे सामने ऑप्शन है गौथ, वेंडल, लोबार्ड या फिर स्पार्टा। जब हम ध्यान से देखेंगे तो हम देखेंगे गौथ जो थी वो भी एक जनजाति थी, यही जर्मन मूल की, वेंडल वो भी थी, लबाडा वो भी थी, जबकि स्पार्टा जो थी वो यहाँ की या मूल जनजाति नहीं थी जर्मनी की। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा सही। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन आकाश और वज्र के देवता थे। तो ऑप्शन है हमारे सामने मार्स, जूनो, जुपिटर या फिर एथेना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर जो थे वो आकाश और वज्र के देवता माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है सेंट ऑगस्टिन उत्तरी अफ्रीका के किस शहर के बिशप थे। और ऑप्शन है हमारे सामने हिप्पो, अन्नाबा, न्यूमीडिया या फिर अल्जीरिया। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, हिप्पो। हिप्पो क्षेत्र के या हिप्पो शहर के ये एक बिशप थे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा हमारा सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है रोम साम्राज्य पर किस ईरानी राजवंश द्वारा हमला किया गया था। और ऑप्शन है हमारे सामने ससानी, उमयद, अब्बासी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ससानी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर होगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें पूछा गया है टैसीटस कौन था। ऑप्शन है एक इतिहासकार, एक दास, एक व्यापारी या फिर एक सम्राट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, टैसीटस एक इतिहासकार था। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है टैसीटस जो था वो एक इतिहासकार था। तो यहाँ आज हमने पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज की वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस किए हैं, बाकी के बचे हुए, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने 40 क्वेश्चन किए थे। तो टोटल हमने 80 क्वेश्चंस कर लिए चैप्टर नंबर 3 के। अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कीजिए ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए इस तरह की लाती रहूं।